बच्चों अपन लेके आए चैप्टर 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसमें अपन क्या है कि लगभग 40-50 क्वेश्चन करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव, जिससे ये पूरा चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है। आपको क्या करना है, थोड़ा पॉइंट्स को क्लियर रखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फिक्स है, इसमें से आते हैं। आपको क्या है, ज्यादा वेरिएबिलिटी इसमें नहीं मिलेगी। इसमें जैसे क्रॉसिंग ओवर कौन सी अवस्था के अंदर होता है, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके अंदर गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट और बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें फिक्स है जो चैप्टर के अंदर से बार बार रिवाइज होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। अब अपन चैप्टर को शुरुआत करते हैं। मैं आपके लाइन से लाइन मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जो आपकी बुक के अंदर है। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, सजीव की विशेषता है। ये पहले चैप्टर के अंदर भी है और इस चैप्टर के अंदर ये जो कोशिका विभाजन, उसमें सबसे पहले यही विशेषता दी हुई है कि सजीव की विशेषता होती है, सजीव में वृद्धि होती है। सजीव में वृद्धि इन द सेंस, सजीव में नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो यहां से ये पॉइंट उठाया कोशिका विभाजन से कि सजीव के अंदर क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा और नई कोशिका बनेगी, और नई कोशिका बनने के कारण क्या होगा, उसके शरीर में वृद्धि होगी। आपने बस को देखा होगा, बस निर्जीव होती है। क्या कभी आपकी बस रात को छोटी थी, सुबह बड़ी हुई? क्या नहीं। लेकिन आपने जैसे घर के बाहर कोई किसी प्रकार का जानवर देखा होगा, कुत्ता देखा होगा, 2-3 महीने बाद आप बाहर पढ़ने चले गए, फिर आके देखा कुत्ता बड़ा हो गया। आपने कहा पहले छोटा कुकरिया था, अब बड़ा हो गया है। तो उसमें कोशिका विभाजन होता है जिसके कारण सजीव की वृद्धि होती है। ठीक है, तो सजीव की विशेषता वृद्धि। दूसरा, सजीव जनन करता है। और जैसे आप देखते हो कि जैसे सजीव है तो वो अपने समान बच्चे उत्पन्न करेगा, लेकिन निर्जीव है, जैसे एक बस है या एक मोटरसाइकिल आपने खरीदी, आप सोचो मोटरसाइकिल 2 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो जनन नहीं करेगी बच्चों। ठीक है, तो इसमें सजीव में जनन का गुण होता है, निर्जीव में जनन का गुण नहीं होता है। सजीव में उपापचय क्रियाएं होती हैं, यानी दिन भर में तुम जो भी खाते हो, बच्चे जो भी खाते हैं, उन सब का क्या होता है, अपघटन होता रहता है, नए पदार्थ संश्लेषित होते रहते हैं। यानी अपचय और उपचय क्रियाएं मशीनरी एंजाइम तंत्र की सहायता से होती रहती हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा जाएगा सजीव की बहुत सारी विशेषताएं, आपके 8-9 विशेषता पहले चैप्टर में दे रखी है। मैंने 3 विशेषता जो इस चैप्टर के अंदर है कोशिका विभाजन, उसमें से उठाई है सजीव की विशेषता, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल है, प्रत्येक जीव का जीवन प्रारंभ कितनी कोशिका से होता है? प्रत्येक जीव का प्रारंभ एक कोशिका से होता है, जिसको अपन कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज, जिसको अपन जाइगोट कहते हैं। प्रत्येक जीव का आरंभ एक कोशिका से होता है, जिसको अपन कहते हैं युग्मनज। और धीरे धीरे क्या होता है, इससे भ्रूण बनता है और भ्रूण से पूरा प्राणी बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। मात्र गुणसूत्र और पैतृक गुणसूत्र दोनों के आते हैं युग्मनज के अंदर, और इस तरह से एक नया प्राणी बनता है। तो प्रत्येक जीव का जीवन प्रारंभ कितनी कोशिकाओं से होता है? एक कोशिका से होता है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रत्येक जीव का जीवन प्रारंभ होता है एक कोशिका से। ये नर युग्मक है, इस नर युग्मक से क्या होगा, नया प्राणी बनेगा? नहीं। ये मादा युग्मक है, इस मादा युग्मक से नया प्राणी बन सकता है, लेकिन आनिषेक जनन से। ये दोनों मिलेंगे तो एक कोशिका बनेगी, जिसको कहेंगे जाइगोट, युग्मनज। फिर इससे क्या होगा, पूरा एक प्राणी खड़ा हो जाएगा। तो प्रत्येक जीव का प्रारंभ कितनी कोशिका से होता है? एक कोशिका से होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक जीव का जीवन प्रारंभ कितनी कोशिका से होता है? एक कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका या अनंत? तो इसका उत्तर होगा एक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र में होता है, जो अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कोशिका चक्र है। इस कोशिका चक्र में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? इसके अंदर जो अपन देखते हैं, ये डीएनए होता है। इस डीएनए का सबसे पहले द्विगुणन होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, मात्रा जो जीनोम है वो बढ़ जाता है। जैसे जीनोम की मात्रा 2C होती है तो उससे 4C हो जाएगी। ठीक है, यानी जीनोम है वो डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन कहेंगे अन्य संघटकों का संश्लेषण होगा, जैसे अपन कहेंगे सेंट्रियोल बनेंगे, और भी दूसरे बहुत सारी कोशिका भित्ति बनेगी और बहुत सारे कोशिकांग बनेंगे। तो अन्य संघटकों का भी संश्लेषण होता है कोशिका चक्र में, और विपरीत होकर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करना है। तो इसका काम होता है कोशिका चक्र में होता है। डीएनए का द्विगुणन भी होगा, यानी जीनोम का द्विगुणन भी होगा,
अन्य संघटकों का संश्लेषण भी होगा और विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण भी होगा। यानी विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं भी बनेगी तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर आएगा। आपसे पूछा कोशिका चक्र किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कोशिका चक्र वह क्रिया है जिसके अंदर जीनोम का द्विगुणन होता है, अन्य संघटकों का निर्माण होता है तथा जो मात्र कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं उसको कहते हैं कोशिका चक्र। ये परीक्षा में परिभाषा आती है, कोशिका चक्र किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा बहुत आसान परिभाषा है, वो याद रखनी। आपकी बुक के अंदर एक काले अक्षरों में छपा हुआ गहरा वर्ड है, कोशिका चक्र किसे कहते हैं। अगला सवाल, कोशिका विभाजन का प्रकार होता है। बच्चों कोशिका विभाजन तीन तरह का है। सबसे पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और तीसरा होता असूत्री कोशिका विभाजन। अब तीनों के आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एग्जाम के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है, हमारे शरीर का आकार बढ़ रहा है उसका कारण समसूत्री विभाजन है। लेकिन हमारे वृषण और अंडाशय के अंदर क्या हो रहा है, युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। और जो अप्रोकैरियोटिक जीव हैं, जो जीवाणु वगैरह हैं, उनके अंदर कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है। यानी ये तीनों तरह के विभाजन आपको याद रखने हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री और असूत्री, तीनों की अपन चर्चा करेंगे आगे। अब अगला पॉइंट है, हिस्ट में कोशिका विभाजन में लगभग कितना समय लगता है। जैसे हमारी बुक के अंदर 24 घंटे हमारी कोशिका विभाजन का अप्रोक्सीमेट टाइम माना है, वैसे ही हिस्ट में की कोशिका में लगभग कितना समय लगता है, ये आपकी बुक के अंदर दी हुई लाइन कि हिस्ट की कोशिका विभाजन में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी और इसका होगा 90 मिनट। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की मूल अवस्था होती है। तो कोशिका चक्र है उसमें क्या होता है, दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था को अपन कहते हैं, कोशिका चक्र में मेन दो अवस्था होती हैं। एक अवस्था को कहते हैं इंटरफेज अवस्था यानी अंतरावस्था, ठीक है। ये अंतरावस्था ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, तैयारी की जाती है कोशिका विभाजन की, ठीक है। जैसे डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है और जो भी कोशिका विभाजन के आवश्यक घटक होते हैं उनका इसमें क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। इंटरफेज अवस्था को अपन अंतरावस्था कहते हैं। और दूसरी होती है जिसका नाम आपको बताना है, दूसरी अवस्था जिसका नाम होता है सूत्री विभाजन अवस्था। सूत्री विभाजन अवस्था या इसको कहते हैं एम अवस्था। अब ज्यादातर समय होता है, जैसे 24 घंटे लग रहे हैं तो 23 घंटे तो किसमें होते हैं, इंटरफेज अवस्था में होता है। और 1 घंटा किसमें लगता है, 60 मिनट। जैसे मनुष्य में 24 घंटे लग रहे हैं तो सूत्री विभाजन में क्या होगा, 60 मिनट लगेंगे, यानी बहुत कम समय लगता है। तो कोशिका चक्र की आपसे पूछी जाए कितनी अवस्था होती है, 2 अवस्था होती है बच्चों। एक को अपन कहते हैं इंटरफेज अवस्था, सूत्री विभाजन। फिर उसके बाद सूत्री विभाजन होने के बाद वापस क्या होती है, इंटरफेज अवस्था आती है। तो इस तरह से ये अवस्थाएं चलती रहती हैं। तो कोशिका चक्र की मूल अवस्था है, पहला ऑप्शन अंतरावस्था, दूसरा अवस्था एम अवस्था और तीसरा अवस्था जिसका नाम है सूत्री विभाजन अवस्था। तो सूत्री विभाजन अवस्था को एम अवस्था कहते हैं। यानी जो माइटोसिस विभाजन होता है, जो माइटोसिस विभाजन है, सूत्री विभाजन है, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अपने ध्यान रखना है बच्चों, अगर पूछे कोशिका चक्र की मूल अवस्था तब आपको क्या करना है, 2 अवस्था याद रखनी है। इस अंतरावस्था को इंटरफेज अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और एम अवस्था को सूत्री विभाजन अवस्था कहते हैं। इसका उत्तर आप भरोगे उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में कोशिका विभाजन होता है, यानी कोशिका विभाजन कब होता है। पहला ऑप्शन अंतरावस्था, दूसरा इंटरफेज अवस्था, तीसरा होता है एम अवस्था और चौथा होता है जीवन अवस्था। तो एम अवस्था के अंदर क्या होता है, कोई एक पुत्री जो एकमात्र कोशिका विभाजित होती है और 2 पुत्री कोशिका बनती है। इसमें क्या होती है, प्रोफेज, बेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्थाएं होती हैं। तो वास्तव में क्या होता है, एम अवस्था में पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंतरावस्था को इंटरफेज अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, ठीक है। तो इसने पूछा है वास्तव में कोशिका विभाजन होता है, तो आप बताओगे इस एम अवस्था के अंदर कोशिका विभाजन होता है। अब अगला सवाल है, 2 क्रमिक एम अवस्थाओं के बीच की अवस्था। तो एम अवस्था से पहले क्या होती है, इंटरफेज होती हैं और एम अवस्था में 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। इन पुत्री कोशिकाओं में फिर इंटरफेज होता है और फिर एम अवस्था आती है।
तो एम अवस्था के बीच की जो एम अवस्था है उसके पहले इंटरफेज है, बाद में भी इंटरफेज है, तो दो क्रमिक एम अवस्था, फिर एम अवस्था आई, एम अवस्था, इसके बीच की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है, इंटरफेज या अंतर अवस्था। तो इसका ऑप्शन होगा बी और सी दोनों। इंटरफेज का नाम हिंदी में क्या है, अंतर अवस्था है। अब अगला सवाल है, मनुष्य के कोशिका चक्र का 95% समय व्यतीत होता है। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि 24 घंटे में से 23 घंटे किस अवस्था में लगते हैं, इंटरफेज अवस्था या तैयारी अवस्था में, और लगभग 60 मिनट का समय क्या लगता है, सूत्री विभाजन में लगता है। तो मोस्टली समय व्यतीत किसमें होगा, मोस्टली होगा अंतर अवस्था के अंदर। ठीक है, 95% समय जो स्पेंड होगा वो किसमें होगा, अंतर अवस्था के अंदर होगा। अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो विभाजन होते हैं। कैरियो यानी कैरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ न्यूक्लियस है, तो कैरियोकाइनेसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस मतलब ये केंद्रक है, इसका विभाजन होगा और दो पुत्री केंद्रक बनेंगे। पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है और केंद्रक का विभाजन होता है। उसके पश्चात क्या होता है, इस कोशिका दरों का विभाजन होता है और दो कोशिकाएं बनती हैं। तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कोशिका दरों का विभाजन होता है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये वर्ड आपको पकड़ लेना है। कैरियोकाइनेसिस मतलब किसका विभाजन होगा, केंद्र का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब किसका विभाजन होगा, कोशिका दरों का। ये दो वर्ड याद रखने हैं। अगर साइटोकाइनेसिस आ जाए, साइटोकाइनेसिस आते ही आप बताओगे कोशिका दरों का विभाजन होगा, और कैरियोकाइनेसिस आते ही आप बताओगे केंद्र का विभाजन होगा। ये अपने ध्यान रखना बच्चों, केंद्र का विभाजन और कोशिका दरों का विभाजन, ये दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले केंद्र का विभाजन होता है और गुणसूत्र आधा हो जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, दोनों संतति केंद्र के अंदर आधा गुणसूत्र जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, कोशिका दरों का विभाजन होता है और आगे कोशिकाएं बन जाती हैं। ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेज अवस्था की विशेषता होती है। तो इंटरफेज अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें विभाजन की संपूर्ण तैयारियां की जाती है, इसको तैयारी अवस्था कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है इंटरफेज अवस्था की विशेषता, इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। तीसरा इसमें कोशिका की वृद्धि होती है और डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। तो तीनों अपने क्या है, अंतर अवस्था की विशेषता जिसका होगा उपरोक्त सभी। यानी इंटरफेज अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है बच्चों कि भाई जिसमें तैयारी होती है, आप कोई काम करने जाते हैं उससे पहले तैयारी होती है नहीं होती है। वैसे क्या है, ये इंटरफेज अवस्था है, इसमें क्या होती है, जीवन अवस्था होती है, एस अवस्था होती है और G2 अवस्था होती है। तीन अवस्था होती है, जीवन अवस्था, फिर उसके बाद एस अवस्था और G2 अवस्था। ये जो जीवन अवस्था होती है इसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है और जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण होता है जो कोशिका की वृद्धि के लिए चाहिए। एस अवस्था में डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृतिकरण होता है, साथ ही हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा, साथ ही हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी होगा। फिर G2 अवस्था के अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों का संश्लेषण होगा और कोशिकाओं का विभाजन भी होगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये अवस्थाएं हैं। आपकी बुक के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें एम अवस्था दी हुई है, ये तीन उप अवस्थाएं दी हुई है। ठीक है, एम अवस्था, फिर उसके बाद में जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, जीवन, एस और G2। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, उस क्रोमोसोम्स में आपको दिखाई देते हैं कि इस तरह क्रोमोसोम में क्या होगा, क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमेटिड्स होंगे वो आपको एक दिखाई देंगे, यानी क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र होगा उसमें एक रज्जुक दिखाई देगा। लेकिन बाद में ये क्या होगा, 2C से इसकी वैल्यू हो जाएगी 4C। ठीक है, यानी ऐसा अवस्था ऐसी होगी जिसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा और गुणसूत्र के अंदर जो 2C वैल्यू है क्रोमोसोम्स के अंदर, दो क्रोमेटिड्स है वो क्या हो जाएंगे, 4 क्रोमेटिड्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको बताना है गुणसूत्र की संख्या ऐसा अवस्था के अंदर बढ़ेगी। अब इन्होंने पूछा है अंतर अवस्था की विशेषता है, तो आपको बताना उपरोक्त सभी। अगला अवस्था, अंतर अवस्था की कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, पश्च सूत्रीय अंतरकाल, ये इसका शुद्ध हिंदी में नाम आ गया। जीवन को कहते हैं ग्रोथ अवस्था, फेज।
फर्स्ट ग्रोथ फेज यानी प्रथम वृद्धि अवस्था है, इसको कहते हैं पश्च सूत्रीय अंतरकाल अवस्था। इसमें क्या होता है, कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, कोशिका में वृद्धि होती है, एम अवस्था और एस अवस्था के बीच की अवस्था है, और उपरोक्त सभी। तो आपको बताना उपरोक्त सभी। फिर उसके बाद पूर्वी सूत्री विभाजन, ये हो गया पश्च सूत्री, ये पूर्वी सूत्री। पूर्वी सूत्री को कहते हैं G2। इस अवस्था में होता है, इसमें कोशिकाओं का विभाजन होगा, गुणसूत्र में 2 रज्जुक दिखाई देते हैं, एम अवस्था के लिए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होता है, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना उपरोक्त सभी। अब अगला सवाल है अंतर अवस्था की उप अवस्था है, यानी जो इंटरफेज अवस्था है, जो इंटरफेज अवस्था होती है अंतर अवस्था, इसकी उप अवस्था कौन सी है? ठीक है, इसका उत्तर भी आप पहला दिया हुआ GS अवस्था, दूसरा G1 और तीसरा G2 अवस्था और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतर अवस्था की उप अवस्थाओं के नाम बताओ। तो प्रथम वृद्धि अवस्था, फिर उसके बाद संश्लेषणकारी अवस्था, फिर उसके बाद द्वितीय वृद्धि अवस्था। ठीक है, यानी एक हो गई पश्च सूत्री, एक हो गई पूर्वी सूत्री विभाजन अवस्था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के कौन से उत्तक नष्ट कर देने पर पादप की वृद्धि रुक जाती है? तो पादप के अंदर क्या होता है, जो शीर्षक विभज्योति की होता है, यानी विभज्योति की उत्तक होता है, उसमें विभाजन की क्षमता होती है। अब हमारे अंदर जैसे स्टेम कोशिका है, स्टेम कोशिका की विशेषता ये होती है, उससे पूरा क्या होता है, नया जंतु बनाया जा सकता है। तो पादप में कौन से उत्तक को नष्ट कर देने पर वृद्धि रुक जाती है? तो आपको बताना है विभज्योति की उत्तक। ये उत्तक ऐसा उत्तक होता है जिसको नष्ट करते ही पादप की वृद्धि रुक जाती है। पाया जाता है शीर्षक विभज्योति, अंतर्वेशी विभज्योति, पार्श्व विभज्योति, ये कई प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है डीएनए का मान 2C से 4C, अर्थात डीएनए का प्रतिकृतिकरण किस अवस्था में होता है? तो अपने सबको पता है ऐसा अवस्था, इसको संश्लेषणकारी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण होता है, और इसी अवस्था के अंदर क्या होता है, डीएनए की वैल्यू 2C से कितनी हो जाती है, 4C। ये एक क्रोमोसोम से, इसमें क्या होते हैं, आपको इसके अंदर एकल रज्जुक दिखाई देते हैं। एक क्रोमोसोम में एकल रज्जुक दिखाई देते हैं आपको, फिर ये क्रोमोसोम होता है उसमें 2 रज्जुक दिखाई दे जाते हैं। तो 2C से वैल्यू कितनी हो जाती है, 4C हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है, क्रोमोसोम पहले भी 46 थे, अब भी क्रोमोसोम 46 ही होंगे। यानी क्रोमोसोम्स के अंदर एकल रज्जुक था, इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण हुआ है इस अवस्था के अंदर, और ये डीएनए उसकी मात्रा बढ़ गई और डीएनए दुगना हो गया, तो 2C से 4C हो गया है। ठीक है, लेकिन डीएनए के अंदर क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और गुणसूत्र की संख्या 46 से क्या दुगनी हुई है? नहीं, पहले गुणसूत्र में एकल रज्जुक था, अब गुणसूत्र में 2 रज्जुक हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा डीएनए का मान 2C से 4C, अर्थात डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए संश्लेषण भी कहते हैं, कौन सी अवस्था में होता है? तो आपको बताना है एस अवस्था में। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किस अवस्था में होता है? एस अवस्था के अंदर होता है। ठीक है, जीवन अवस्था में आपको पता ही है कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होगा? आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा, जो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। G2 अवस्था में भी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा, और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें तारक केंद्र है, जिसको अपन सेंट्रोसोम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, उसका विभाजन होता है। अगर कोई कोशिका G2 अवस्था में चली गई है, अगर कोई कोशिका G2 अवस्था में चली गई है, तो उसका विभाजन होगा। क्या होगा? यानी तारक केंद्र है, तारक केंद्र को अपन क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। इस सेंट्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, जो तर्कु तंतु बनाते हैं। ठीक है, तारक केंद्र होते हैं। तो अपन कहते हैं इस तारक केंद्र है जिसको सेंट्रोसोम कह रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा, सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल 2 पार्ट्स होते हैं, तो इसका विभाजन होगा। ये कौन सी अवस्था में, ये भी सवाल आ सकता है। तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम का विभाजन कब होता है? तो G2 अवस्था के अंदर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना बच्चों, ये छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चन है। हिस्टोन प्रोटीन कौन सी अवस्था में बनता है? एस अवस्था में। और तारक केंद्र का विभाजन किस अवस्था में होता है? G2 अवस्था के अंदर होता है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, प्याज की शीर्ष कोशिका में 16 गुणसूत्र है। प्याज की शीर्ष कोशिका, उसमें 16 गुणसूत्र है। सूत्री विभाजन के बाद इसमें गुणसूत्र की संख्या वही आपको पता है, गुणसूत्र उत्ते रहेंगे, चाहे 2C से 4C वैल्यू हो जाएगी। यानी एकल रज्जुक से क्या होगा, द्विरज्जुक हो जाएंगे गुणसूत्र, लेकिन गुणसूत्र की संख्या उतनी रहेगी। तो अगर सूत्री विभाजन के बाद उसमें गुणसूत्र कितने रहेंगे? 16 ही रहेंगे। कितने रहेंगे? 16 रहेंगे।
यदि कोई कोशिका G1 अवस्था से G0 अवस्था में चली जाती है, G0 अवस्था को अपन क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं, यानी निष्क्रिय अवस्था कहते हैं, या इसको कहते हैं विश्रांति काल अवस्था। कुछ कोशिकाएं क्या होती है कि जैसे हृदय कोशिका उपापचय रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका जो उपापचय रूप से निष्क्रिय होती हैं, वैसे उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका होती है, उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम। जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम का अभाव होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, विभाजन के उत्तरदायी होता है। इसमें सेंट्रोसोम है, उसका विभाजन रुक गया है। तो कोई कोशिका अगर G1 से G0 अवस्था में चली जाती है तो उपापचय रूप से वो निष्क्रिय हो जाएगी, उसमें कोशिका वृद्धि नहीं होगी और कोशिका चक्र झुक जाएगा और उपरोक्त सभी। तो मनुष्य की जो तंत्रिका कोशिका होती है वो जीवन भर किस अवस्था में चली जाती हैं, G0 अवस्था में चली जाती हैं। ठीक है, हृदय कोशिका भी जाती है लेकिन उसमें आवश्यकता होने पर विभाजन हो जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी कोशिका G0 अवस्था में रहती है? तो इसका उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मनुष्य की ऐसी कोशिका होती है, हृदय कोशिका ऐसी कोशिका होती है जो उपापचय रूप से क्या रहती है, निष्क्रिय रहती है। ठीक है, तो अपन 2-3 सवाल इनकी चर्चा जरूर करेंगे कि तारक केंद्र या कोशिकांग का विभाजन किस अवस्था में होता है, G2 अवस्था में। ऐसे भी सवाल आता है कि अगर कोई कोशिका G1 से G2 अवस्था में चली गई, अगर कोई कोशिका G1 से G0 अवस्था में नहीं जाकर G2 अवस्था में चली गई है तो इसका मतलब उसमें कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा? और अगर कोई कोशिका G1 से G0 में चली गई है तो उसमें कोशिका विभाजन रुक जाता है। ये आपको पॉइंट्स थोड़े याद रखने बच्चों।